हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है बिहार धरोहर प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले 4 सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? विच रूलर ब्रॉट 2 अशोका पिलर इंस्क्रिप्शंस टू दिल्ली फ्रॉम टोपड़ा एंड मेरठ? तो ये शासक था फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के तीसरे शासक थे और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है ये गद्दी पर बैठे। इनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो इनका शासनकाल 1351 से लेकर जो है 1388 तक चला। उसके अलावा इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था फुतूहते फिरोज शाही। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? तो दादा भाई नौरोजी ने 1892 में जो है लिबरल पार्टी की तरफ से जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा और वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। इन्होंने 1865 में लंदन इंडियन एसोसिएशन का भी गठन किया। इसके अलावा जो है 1866 में जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की। तो ये चीज़ है, इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत का पैसा जो है अपने देश की तरक्की में लगा रहे हैं। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया लोक नृत्य की बात करें तो इसका संबंध जो है राजस्थान से है। राजस्थान का जो कालबेलिया समुदाय है वो इस लोक नृत्य को करता है। इसमें मुख्य रूप से जो है महिलाएं भाग लेती हैं और 2010 में इसको यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी शामिल किया गया है। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस किस को? तो ग्रोथ में वैसी चीज़ों को हम शामिल करते हैं जिसको हम नाप सकते हैं। राष्ट्रीय आय होता है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, पूंजी स्तर में सुधार, इसको नहीं नापा जाता है। तो मेनली जो पहला 3 है वो सब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि में शामिल किया गया है। तो आर्थिक समृद्धि में वैसी चीज़ों को शामिल किया जाता है जिसको हम नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल 1, 2 और 3, चौथा इसमें जो शामिल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार, तो ये सब भी जो है बहुत सारे पहलू आर्थिक समृद्धि में शामिल होते हैं। तुलेगा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तुलेगा फॉल्स की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका का जो क्वाजुलू नाटल प्रांत है उसमें जो ये स्थित है। क्वाजुलू नाटल एक स्टेट है जो कि दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर ही है। और ये जो है दूसरा सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले जो है वो है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 980 मीटर के करीब का है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा है तुलेगा फॉल्स जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? ब्रिक्स समूह की बात करें तो ब्रिक्स समूह का जो पहला बैठक हुआ था वो 2009 में हुआ था। हालांकि इसकी स्थापना 2006 में ही ब्रिक के रूप में हुई थी, पहले ये ब्रिक था सिर्फ। तो 2009 में इसका जो है औपचारिक रूप से इसका बैठक हुआ और उसके बाद 2010 में जो है इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तब इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तब से ये जो है हर साल बैठक कर रहा है। इस बार जो है 2023 में इसमें 5 नए देशों को शामिल किया गया है। ये 5 नए देश कौन हैं? तो ये 5 नए देश हैं ईरान, इसके अलावा इथियोपिया, सऊदी अरब, उसके अलावा जो है संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जो इजिप्ट होता है। तो इन 5 देशों को इसमें जो अभी शामिल किया गया है 2023 में। तो ये इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो नया अध्यक्ष बनाया गया है 2022 तक, जो 22 में जो है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो है 2017 से 2022 तक लोकपाल रहे। 2022 में ये जो है रिटायर हो गए और उसके बाद जो है अभी हाल में जो है अपॉइंटमेंट हुआ है अजय एम खानविलकर का। तो फिलहाल में अजय एम खानविलकर जो है ये लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये दूसरे अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष।
केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार बना तो उसके बाद जो है पूरा बजट पेश किया गया, जिसमें बिहार के लिए भारत सरकार ने जो है अपना खजाना खोला। और इसमें कितना दिया गया है? तो इसमें दिया गया है 58,900 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं, जिसमें से लगभग 26,000 करोड़ जो है वो सड़क परियोजनाओं के लिए हैं। उसके अलावा जो 21,400 करोड़ जो है भागलपुर के पिरपौंती में जो एक बिजली संयंत्र बन रहा है उसके लिए दिया गया है। और 11,500 करोड़ जो बाढ़ नियंत्रण को बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जो है उपायों पे दिया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है बजट के बाद इतना पैसा बिहार को मिला। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त करने का प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट gave the Governor General's Council full power with regard to revenue and empowered him to prepare a single budget for the entire country? ये एक्ट है 1833 का जो है चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कहा गया? जो गवर्नर जनरल जो परिषद होगा ना, इसको राजस्व के संबंध में पूरा अधिकार है और साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है ये पूरे देश के लिए जो है एक बजट तैयार करेगा। इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल बंगाल का था अब उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल भारत का। तो पूरे भारतवर्ष पे जो अब गवर्नर जनरल का अधिकार हो गया एक तरीके से। विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, जो सही है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी के में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। विधानसभा का तो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर कहते हैं, तो ये जो है मतदान नॉर्मली जब वोटिंग होगा तो वोट नहीं करेगा, लेकिन अगर वोट टाई हो जाता है तो टाई होने के बाद बराबर होने के बाद जो है ये वोट देता है, जो कास्टिंग वोट कहते हैं। तो निर्णायक मत ये देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं माना जाए, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री निर्णय नहीं लेता है, बल्कि जो विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर वो इस बात को तय करेगा कोई बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। तो ये चीज़, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए जो है पॉलीअमाइड का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। पॉलीअमाइड की बात करें तो ये मेनली क्या होता है? ये होता है पॉली पैराफिनिलिन टेरेप्योलमाइड, पॉलीपैराफिनिलिन टेरेप्योलमाइड। और ये जो मुख्य रूप से बाज़ार में किस नाम से अवेलेबल है? तो ये मुख्य रूप से इसका ब्रांड नाम जो है वो है केवलर। तो केवलर के नाम से जो है ये मिलता है। तो ये जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीअमाइड का। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भारत से व्यापार के जो पहली संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई गई थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों के द्वारा जो है कंपनी का निर्माण किया गया 1602 में, और इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में जो है अपना पहला कारखाना भी खोला। उसके बाद 1610 में इन्होंने पुलिकट में जो है अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत हुआ ये हुआ 1600 में। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, ये पहले होता है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय है। इसमें जो है 20 देशों ने जो है शामिल हुए हैं। इन सब के जो है ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स शामिल होता है। और ये कहाँ किया गया? तो 2024 जो एक्सरसाइज है ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में जो है इसका आयोजन किया गया। और ये कब से कब तक चला? तो 12 जुलाई से लेकर जो है 2 अगस्त तक जो है ये एक्सरसाइज चला। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये जो 52 वर्ष पुरानी जो हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है ये है गुजरात के कच्छ जिले में, जहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पड़ता बेट। तो ये जो पड़ता बेट है इस स्थान पर जो है 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की जो है खोज की गई है।
ठीक है। और इसको खोज किया किसने है, तो जो केरल के विश्वविद्यालय हैं वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, इन लोगों ने जो है इसकी खोज की है। यहाँ पे मिला क्या क्या, तो टेराकोटा के अवशेष मिले हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कलाकृतियाँ, और साथ ही साथ जो जानवरों की हड्डियाँ भी जो है इस क्षेत्र से मिला है। प्रतिचक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे होती है, डायरेक्शन ऑफ एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो जो प्रतिचक्रवात होता है इसकी जो हवाएं होती हैं वो दक्षिणावर्त होती हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। वहीं अगर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रतिचक्रवात की जो हवाएं होती है इनका जो दिशा होता है वो वामवर्त होता है, वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में जो है एंटी क्लॉकवाइज जाता है। प्रतिचक्रवात होता क्या है, प्रतिचक्रवात की बात करें तो ये उच्च दबाव का जो क्षेत्र होता है जहां हवाएं ऊपर की ओर जो है बढ़ती हैं, तो ये प्रतिचक्रवात होता है। अच्छा, चक्रवात और प्रतिचक्रवात की बात करें दोनों में अंतर क्या है, तो चक्रवात में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो केंद्र की ओर बढ़ती हैं, चक्रवात में हवाएं केंद्र की ओर जाती हैं। वहीं अगर बात करें प्रतिचक्रवात, तो प्रतिचक्रवात में क्या होता है, हवाएं केंद्र से जो है दूर जाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 350A, इसमें जो है इस बात को रखा गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी, और राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य को ऐसा निर्देश जारी कर सकता है कि वे जो है ना, जो भी पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर पे वो लोकल भाषा में, जो मातृभाषा है उसी में पढ़ाएं। ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है ना, एक तो बच्चे उस भाषा से कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समूह हैं इनको भी जो है प्राथमिक स्तर पर इनके बच्चों को अपना कल्चर, अपना भाषा सिखाने का एक तरीके से मौका मिल जाएगा। तो 350A में जो है इस भाषा का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 21A में किस बात को रखा गया है, तो बोला है कि जो 6 साल से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है मिलना चाहिए, ये चीज़ है। 351 में बात करें, इसमें किसके बारे में बात किया गया है, इसमें हिंदी को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। ये जो है हिंदी को प्रोत्साहित करने की जो बात की गई, सरकार जो है आने वाले समय में हिंदी के प्रति जो है ज़्यादा कार्य करेगी। अगर बात करें अनुच्छेद 45, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुच्छेद 45 बोला है कि जो भी बच्चे 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है प्रारंभिक जो बाल व्यवस्था होगा ना, इनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये भी जो शिक्षा से ही है, बच्चों की शिक्षा से, 6 वर्ष की आयु तक जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा देने की बात अनुच्छेद 45 में कही गई है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही कीटभक्षी पौधे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं। अगर बात करें उदाहरण को लेकर, तो जैसे ड्रोसेरा जो होता है ये कीटभक्षी पौधा है, इसी तरीके से नेपेंथिस, तो ये सब जो है कीटभक्षी पौधे होते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही ये कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहते हैं। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, ये स्टेटमेंट सही है। सेक्रेटिन की बात करें तो सेक्रेटिन जो है ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, इसका जो पहला भाग है जिसको ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं, तो वहाँ से जो है सेक्रेटिन सिक्रीट होता है, और ये कंट्रोल करता है जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जो गैस्ट्रिक अम्ल हैं। गैस्ट्रिक अम्ल क्या होता है, जो पेट से जो गैस्ट्रिक जूस जैसे HCl, पेप्सिन, ये सब निकलता है, इन सबको कंट्रोल करने का कार्य जो ये सेक्रेटिन करता है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा बात करें, एंटेरोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। वासीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंटेरोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। एंटेरोजेस्टेरॉन की बात करें, अगेन ये क्या करता है, तो ये जो गैस्ट्रिक जूस के स्राव होता है उसको कम कर देता है, और उसके अलावा जो है ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके जो माध्यम होता है उसको बेसिक बना देता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसके पहले सचिव जो थे वो थे दीवान चमन लाल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा।
कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें से एक हैं कर्पूरी ठाकुर, उसके अलावा जो है लाल कृष्ण आडवाणी, उसके अलावा जो है चौधरी चरण सिंह और पीबी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। तो इन लोगों को भी जो है ये भारत रत्न दिया गया है। कब? 2024 में। बिहार से बात करें तो बिहार से जो है अब तक जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर जो है 5वें व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला है बिहार से। इससे पहले किन किन को मिल चुका है? तो इससे पहले राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावा जो शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान हैं, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर वीसी राय, ये लोग भी जो बिहार से थे जिनको जो है भारत रत्न मिल चुका है। अब तक कुल मिला के कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? तो कुल मिला के जो है 49 लोगों को जो है अब तक ये सम्मान दिया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से ताम्रपाषाण कालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? ताराडीह, खैराडीह, सेनुआर, सोनपुर। खैराडीह की बात करें तो खैराडीह का संबंध जो है ये उत्तर प्रदेश से है। ये जो जगह है ये उत्तर प्रदेश में है। ताराडीह, सेनुआर, उसके अलावा सोनपुर, चिरांद, ये सब बिहार से जगह है। ककातिया राजवंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ककातिया राजवंश का जो स्थापना है ये बेताराज प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। चालुक्य राजा अम्माराज द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है बेताराज प्रथम ने जो है ककातिया वंश की नींव रखी थी। तो चालुक्य राजा के मरने के बाद इन्होंने जो अपना स्थापना किया। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र की बात करें तो ये दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर बेरोजगारी कम होने लगा तो मुद्रास्फीति जो है ये बढ़ने लगेगी, इसकी संभावना है। बेरोजगारी कम होने का मतलब क्या है? अगर मान लो लोगों को नौकरी रहेगा तो उनको पैसा मिलेगा, और उनके पास अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो इससे जो है जो मार्केट है में महंगाई बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। काहे कि जब पैसा रहेगा तो लोग खरीदेंगे ज़्यादा, और जब खरीदेंगे तो महंगाई उसी अनुसार बढ़ते चली जाएगी। तो फिलिप्स कर्व जो है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो। जैसे कि मान लो अगर सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं जीडीपी के रूप में, और सरकार जो है क्या कर रही है 110 रुपये खर्च कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसको 10 रुपये घाटा लगेगा। तो इस तरह का जो फाइनेंसिंग होता है उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की वित्त व्यवस्था। और इसका मेन काम क्या होता है? तो सरकार जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा रही हो कहाँ लगा रही होगी? जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था को सुधारने में, आर्थिक स्थिति को ठीक करने में। तो ये आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देता है। तो ये चीज़ है। तो जब भी सरकार का जो कुल व्यय है, कुल जो है खर्चा है, वो अगर उसकी कुल आय से ज़्यादा हो जाएगा तो इसी अंतर को पूरा करने के लिए जो है घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। और वो कैसे पूरा करेगी? तो वो उधार लेगी कहीं से, या तो रिजर्व बैंक से उधार लेना पड़ेगा या किसी अन्य जगह से जो है उधार लेना पड़ेगा। किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है ये प्रगति 2024 की शुरुआत किया गया है। इसका मुख्य काम क्या था? तो इसका काम यह है ना कि जो आयुर्वेद है इसको बढ़ावा देना, लोगों तक जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना, ये मुख्य काम। इसमें रिसर्च वगैरह को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का जो पहला संविधान पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है पुणे में। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना और साथ ही साथ जो है पुनीत बालन ग्रुप, इन दोनों ने ही जो है संविधान पार्क का उद्घाटन किया पुणे में। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 19 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कुल पद्म अवार्ड्स कितनों को मिले? तो कुल पद्म अवार्ड्स जो मिले हैं वो 139 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से इस बार सम्मानित किया गया है। अच्छा, पद्म विभूषण में बात करें तो कुछ व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला है, एक तो हैं शारदा सिन्हा, इसके अलावा जो है ओसामू सुजुकी,
इनको भी मिला है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ उत्पन्न हुआ? तो जो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन है, ये 16 अप्रैल से लेकर जो है 18 अप्रैल 2024 को हुआ। कहाँ पर? अबू धाबी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये करवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो स्थायी ऊर्जा होती है, जलवायु पहल है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब पे चर्चा करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। तो भूमध्य रेखा की बात करें तो इक्वेटर में क्या होता है? धूप ज़्यादा लगता है। तो धूप अगर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे जो है निम्न दाब बन जाएगा और हवाएं भाप बना के ऊपर चली जाएंगी। तो नीचे से ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं, तो ये ठीक है। गर्म जलधाराएं जो है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है, यहाँ से पोल्स की ओर जो है बढ़ेगा। दूसरा है ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ता है। बिल्कुल, जो ध्रुव है वहाँ पे ठंडक ज़्यादा है, तो वहाँ से जो ठंडी हवाएं चलेंगी तो इधर की तरफ आएंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ठीक है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधारा उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं नहीं अपनी दाईं ओर घूमती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं, यहाँ पे बाईं हुआ, तो बाएं ओर जो है घूमती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया? तो जो अफ्रीका है इसमें ज़्यादातर जो केस हमें देखने को मिलता है वो है मलेरिया के कारण यहाँ पे 95% मौतें जो है ये अफ्रीका झेलता है। इसी को समाप्त करने के लिए जो 11 अफ्रीकी देश जो है ये याओंडे में मिले थे और यहाँ पे तय हुआ था किस तरीके से मलेरिया को ख़त्म करना है। तो मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जो ये हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो प्रतिशत वाइज बात करें तो दादर एंड नगर हवेली जो है ये ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग जो है 55.88% की वृद्धि देखी गई 2011 में। 2001 से 2011 में जो लगभग 55% जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ा हुआ है परसेंटेज वाइज। अगर बात करें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो दिल्ली का है। कौन सा देश भारत के रुपए सेवा को शुरू करने की घोषणा किया है? सबसे पहले जो है नेपाल ने जो है भारत का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो नेपाल ने यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट करने वाला वो पहला जो है देश बना। इसके बाद जो है फिलहाल में मालदीव ने भी जो है भारत के पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरीके से जो रुपए सेवा है ये अभी मालदीव ने हाल फिलहाल में इसको स्वीकारा है, तो मालदीव हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे देश जो हैं डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए जो है भारत का जो रुपए सिस्टम है इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस लिए आया था? तो इससे पहले 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? जो कंपनी है इसे पॉलिटिकली और साथ ही साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज प्रशासनिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे इसको कंट्रोल करना। तो ब्रिटिश सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इसीलिए 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया। लेकिन इसकी जो कमियां रहीं, कमियों को कम करने के लिए जो है एक इसमें बदलाव किया गया और यही बदलाव जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर क्या किया गया, जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन सब जगहों के लिए जो है लॉ बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं? तो इन चारों में से बात करें तो एच.डी. देवगौड़ा जो हैं ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और ये प्रधानमंत्री बने। इनके अलावा बात करें तो इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थीं और वो प्रधानमंत्री भी रहीं। मनमोहन सिंह, उसके अलावा जो है ये एच.डी. देवगौड़ा, तो ये सब लोग जो है राज्यसभा और प्रधानमंत्री दोनों ही रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान में किया गया। पहला जो पंचायती राज बनाया गया वो राजस्थान में बनाया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है।
73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन कानून आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992 में आया और ये पंचायती राज से संबंधित था। वहीं अगर 74वां की बात करें तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, नगर निगम से संबंधित है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, जो सही है। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड कर्जन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो इसका जवाब डी हो जाएगा। किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया गया है? तो अगर एक चालक है, धारावाही चालक है, इसमें करंट जा रहा है, तो करंट मान लो ऊपर की दिशा में है, तो अगर हमको निकालना है कि इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या है, कैसे पता करेंगे? तो क्या करते हैं, करंट की दिशा में अंगूठा को रखते हैं, जो अपना राइट हैंड है, दाएं हाथ के अंगूठा को करंट की दिशा में रखेंगे और उंगलियों को मोड़ेंगे। जिस दिशा में उंगलियां मोड़ेंगी उसी दिशा में जो है करंट, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा उसी में होगा। तो यहाँ पर ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम कहलाता है मैक्सवेल का जो कॉर्कस्क्रू नियम है, इसे वो कहते हैं, या फिर मैक्सवेल राइट हैंड रूल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विटामिन के बारे में सत्य नहीं है? पौधे लगभग सभी विटामिन का संश्लेषण करते हैं, ये ठीक है। विटामिन कार्बन यौगिक है, कार्बन का ही बना हुआ है विटामिन। आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो विटामिन का उत्पादन करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे विटामिन B12, तो ये जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हमें खाने के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। निम्न में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और उसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? तो ये जो बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन जीन बदल जाता है और हीमोग्लोबिन जीन में बदलाव आने के कारण जो रक्ताणु होते हैं ये सही तरह के नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है थैलेसीमिया। ये बीमारी को कहते हैं थैलेसीमिया। वहीं अगर बात करें वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये क्या होता है? जो वेन्स होते हैं ना, इसमें अगर फैट वगैरह जमा हो जाता है तो जिसकी वजह से ब्लड सही से पास नहीं हो पाएगा, तो इसे कहते हैं वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। उसके अलावा पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो ये होता है ब्लड कैंसर, जहाँ पे ब्लड के जो कोशिकाएँ हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ने लगती हैं। सोमैटोस्टैटिनोमा, ये भी जो है कैंसर है। तो ये चीज़, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है? तो देखो, अर्धपरागीय होता है सेमी परमिएबल, मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक टंकी है, इसके बीच में तुमने एक परत लगा दिया जो कि है अर्धपरागमय झिल्ली। इधर जो है एक ऐसा विलयन है जिसमें जो है मात्रा ज़्यादा है और इधर शुद्ध पानी है। तो क्या देखा जाता है, दोनों तरफ जो है सांद्रता को बराबर करने के लिए पानी इधर से इधर बहने लगता है, ताकि दोनों तरफ जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन, उसको बराबर किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं परासरण। अगर सोचो हम चाहते हैं कि जो विलयन है यहाँ से पानी जो है वो मूव करे शुद्ध पानी की तरफ, उल्टा दिशा में अगर बहाना है, तो क्या करेंगे? तो इधर से जो है प्रेशर लगा देते हैं। जब प्रेशर लगाएंगे तो पानी अब उल्टी दिशा में बहेगा, इधर से इधर। तो इसको बोलते हैं उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को RO शॉर्ट में कहते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि जो समुद्र वगैरह से अगर पानी निकालना है तो नमक छांटना होता है, तो वहाँ पर भी जो है इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के इस्तेमाल से जो है पानी को शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? Which cell organelles serve as both pathway and forming surface for intercellular transport? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो जो कोशिका का नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसी के पास जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और इस पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, कुछ पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स रहता है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे नहीं रहता है उसको स्मूथ कहा जाता है। और अगर राइबोसोम उपस्थित है तो ये क्या करेगा, तो ये प्रोटीन बनाता है। तो ये
कुछ चीज़ों का निर्माण भी करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी सहयोग करता है। तो ये चीज़ हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये क्या करता है, तो ये शरीर में जो ऊर्जा बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो अगर ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाए तो व्यक्ति को दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। ये जो है पोटेशियम के लेवल को फिर से नॉर्मल कर देगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजावाहक कौन था? तो पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक ध्वजावाहक थे भाग्यश्री जाधव और साथ ही साथ जो है सुमित अंतिल। तो ये दोनों ने जो है झंडा फहराया था। इसके अलावा अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक को लेकर तो 2024 में जो है 29 पदक भारत ने जीता, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक रहा, 9 रजत पदक रहा, उसके अलावा 13 जो है कांस्य पदक रहा। अगर हम रैंक की बात करें तो पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा वो है 18वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU। ये जारी करता है ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। अभी जारी किया गया है। इसमें जो है 173 देशों की जो है रैंकिंग की गई है, जिसमें सबसे प्रथम कौन रहा? वियना। ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना। तो वियना जो है ये तीसरे साल जो है लगातार इस सूची में जो है शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा बात करें तो कोपेनहेगन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब जो दूसरे तीसरे पे स्थान पे रहा है। टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर इसमें नहीं है। हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो है ये नीति आयोग ने जो है लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य यह है कि 2030 तक जो है लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर ज़मीन है इसको दोबारा से विकसित किया जाए, और साथ ही साथ 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाए जाए। मतलब इतने पेड़ पौधे बना दिए जाएँ कि जो वातावरण है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले, कार्बन डाइऑक्साइड कमी की जाए वातावरण में। पेड़ पौधे जितना लगाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। बधावन बंदरगाह की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र के पालघर में जो है रखा गया है, और इसके लिए लगभग जो है 76,000 करोड़ की लागत से जो है ये बधावन बंदरगाह जो है बनाया जा रहा है। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें पशु साथ ही साथ जो है मनुष्य के चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी जो है जानकारी हमें मिलता है। अशोक की बात करें तो मौर्य वंश में जो है ये तीसरे शासक रहे। बिंदुसार के बाद जो है अशोक गद्दी पर बैठते हैं 269 ईसा पूर्व में। ये चीज़ है। इन्होंने जो है उपगुप्त नामक बौद्ध से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली थी, और पहले शिलालेख में इन्होंने बताया था कि जो पशु बलि होता है, पशु बलि जो है ये सही नहीं है, उसका जो है इन्होंने निंदा भी किया अपने पहले शिलालेख में। वहीं इनका जो शिलालेख 13 है उसमें इन्होंने जो है कलिंगा युद्ध के बारे में जो है जानकारी दी है। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बक्सर की बात करें तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध पहली बार हुआ कब? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। अच्छा, ये लड़ाई केवल अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुई? तो केवल अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में नहीं हुई है, बल्कि एक तरफ अंग्रेज़ है वहीं दूसरी तरफ मीर कासिम, उसके अलावा जो है अवध का नवाब हो गया, उसके अलावा जो मुग़ल शासक हो गए, तो इनके बीच में जो है ये लड़ाई हुई। बक्सर के युद्ध के बाद मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी के अधिकार दिए। तो कंपनी को सिर्फ बंगाली का अधिकार मिला, फौजदारी का अधिकार नहीं मिला है। फौजदारी का अधिकार अभी भी मुग़ल सम्राट के पास ही रहेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है ना पहला ही स्टेटमेंट सही है ना दूसरा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये गलत है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है विनेश फोगाट।
राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो है 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली फोगाट जो है ये बनी हुई हैं। वित्तीय समावेशन के मध्यावर कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो वित्तीय समावेशन के मध्यावर कार्य योजना तैयार करने के लिए जो है दीपक मोहांती समिति का गठन किया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये जो है 2015 में हुआ था। इस समिति का कार्य क्या है? तो इस समिति का मुख्य कार्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ये जो है कुछ ऐसी योजनाएं बनाएगी जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, उसे लागू किया जाएगा और साथ ही साथ उन चीज़ों पर निगरानी रखना। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो है जैसे कि देखो किसानों को जो उनका लोन माफ़ किया जा रहा है, तो लोन माफ़ ना किया जाए बल्कि उसके बदले जो है उनको बीमा दिया जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो लड़कियों के लिए जो बचत पॉलिसीज़ हैं जैसे सुकन्या योजना, तो इसको बढ़ावा देना। तो ये सब जो है किस तरीके से लोगों को फाइनेंशियली जोड़ा जाए, इस बारे में इस समिति जो है अपनी राय रखती है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले जब अफ्रीका से चीते मंगाए गए थे तो उसको रखा गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद अब जो है दूसरा जो जगह है जहाँ पे चीतों को रखा जा रहा है वो जगह है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पे जो है चीतों का पुनर्वास किया जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है नामीबिया से जो 8 चीते मंगाए गए, जिसमें 5 मादा चीते थे और 3 जो है नर चीते थे 2022 में। ठीक है, तो उसके बाद से इसमें कुछ चीते तो हालांकि मर गए हैं, लेकिन कुछ चीते हैं जिनको वापस से जो है दूसरे स्थान पे भेजा जा रहा है और वो स्थान है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। निम्न में से कौन सा खेल में बंकर तथा मैलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बंकर, मैलेट, ये सब जो शब्द हैं ये पोलो में क्या आता है? मैलेट जैसे क्या होता है, जो पोलो होता है ना, घोड़े पे बैठ गए हैं और एक लंबा सा छड़ी है, इसे बॉल को मारते हैं तो उस छड़ी को जो है मैलेट कहा जाता है। उरुवेला में भगवान बुद्ध निम्न में से किससे मुलाकात नहीं हुई थी? उरुवेला की बात करें तो इसमें भगवान बुद्ध जो है भादिया, महानामा, वप्पा नाम के साधक से मुलाकात हुई थी। यहाँ पर इनकी मुलाकात रंपा से नहीं हुई है। उरुवेला की बात करें तो इसकी खासियत क्या है? तो ये उरुवेला जो है ना, ये निरंजना नदी के किनारे जो है बोधि वृक्ष यहीं पर है। उरुवेला में ही जो बोधि वृक्ष है जिसके पास जो है बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये चीज़ है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाने का जो है घोषणा किया गया है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करें तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। इस दिन क्यों चुना गया? इस दिन को चुना गया है क्योंकि इसी दिन जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पे अपना सफल लैंडिंग किया था, तो इसीलिए जो है इसको मनाया जाएगा। सबसे पहली बार मनाया गया है 23 अगस्त 2024 को। और इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो ये इसका जो है थीम था। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? यूनिटरी फीचर। तो यूनिटरी फीचर का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर जो पावर है वो केंद्र में, पूरा जो भारत है वो एक यूनिट है। तो ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि अमेरिका में अलग अलग राज्यों का अलग सिटीजनशिप, उसके अलावा जो है पूरे अमेरिका का एक सिटीजन। तो वहाँ पे लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में जो है एकल नागरिकता है। यहाँ के सारे जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हैं। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोकल लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल यहाँ पे भी जो यूनिटरी फीचर ही है ये। उसके अलावा जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो ये बताता है, ये जो है ना, ये फेडरल फीचर हो गया, संघीय विशेषता हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोकसभा होता है ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा कहीं ना कहीं राज्य को रिप्रेजेंट करता है। तो बाई कैमरल फीचर ये फेडरलिज्म को दर्शाता है, ना ही कि यूनिटरी को। ठीक है, संघवाद को दर्शाता है, एक विशेषता नहीं है ये। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे तारामंडल का शिकारी भी कहा जाता है? तो तारामंडल का शिकारी कहा जाता है ओरियन को। ओरियन जो है ये तारामंडल होता क्या है? बहुत सारे तारों का समूह, जिसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ ये आकार बना रहा है। तो ये अलग अलग जो आकार बनाए जाते हैं इसी को तारामंडल कहा जाता है। तो ओरियन जो है ये शिकारी की तरह नजर आता है और इसको जो है कालपुरुष भी कहा जाता है। तो ये चीज़ है,
जैसे सप्तऋषि की बात करें तो इसमें 7 तारों का समूह होता है सप्तऋषि। वो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाता है? तो अगर संसद के जो मंत्री लोग हैं वो सही तरीके से अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो जो विपक्ष होता है वो उनके खिलाफ ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर जाता है तो जितने भी सरकार के लोग हैं जो मंत्री हैं उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये एक हथियार है जो कि सरकार को याद दिलाती रहती है कि अगर आपने सही से काम नहीं किया और अगर आपके पास जो है मेजॉरिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार गिर सकती है। कोयले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कोयला क्या होता है? कार्बन। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है, ठीक है, एंथ्रासाइट जो अच्छे गुण वाला कोयला है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहते हैं। धातु शोधन मेटलर्जिकल कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है। तो ये लिग्नाइट नहीं होता है, या तो ये एंथ्रासाइट हो सकता है या बिटुमिनस हो सकता है, लिग्नाइट नहीं होता है। जिसका बाल्य भट्टी में लोहे के प्रागलन में विशेष महत्व है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है जो मुलायम होता है, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये सत्य कथन नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए या तो एंथ्रासाइट या तो बिटुमिनस। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होता है? तो जो ऊष्मा होता है हीट, ये निर्भर करता है विद्युत धारा पे, करंट पे। उसके अलावा जो ऊष्मा होता है ये निर्भर करता है प्रतिरोध पर, और ऊष्मा जो होता है ये निर्भर करता है समय पर। तो ये जो नियम है ये जूल का नियम है, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेरी होता है, और इसकी क्या क्या जो है लक्षण है? तो जैसे कि डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक है, इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट, ठीक है, स्लो वुंड हीलिंग। तो घाव भरने से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है गलत है। उसके अलावा जो बॉडी पार्ट्स में दर्द वगैरह, तो ये ठीक है। तो इसके अलावा इसके और कौन लक्षण होते हैं, जैसे कि थकान, कमज़ोरी, भूख ना लगना, वज़न कम, चिड़चिड़ापन, तो ये सब जो है बेरी के लक्षण होते हैं। अम्ल कण जो अल्फा कण होता है इसमें दो घन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो अल्फा पार्टिकल होता है क्या है? तो हीलियम आयन पे अगर दो गो चार्ज है, दो गो आवेश है, तो इसी को जो है बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो किसके बराबर होगा? हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो फूड प्रिजर्वेटिव, बचाने के लिए, तो बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉर्बिक एसिड हो गया, या फिर जो है नमक, चीनी, सिरका, विनेगर जो होता है, ये सभी जो है खाने को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये जल में अधिक विलय होता है, तो जल में अधिक विलय नहीं होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यह एक ऑक्सीकारक है, ये ठीक है। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन बनाता है। तो HCl के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं ना विरंजक चूर्ण को, ये मेनली क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है विरंजक चूर्ण। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब तनु अम्ल HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्लोरीन बनाता है, तो ये भी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए जो है आवश्यक नहीं है? तो इनमें से बात करें तो इनमें से जो आवश्यक नहीं है वह है सोडियम। सोडियम जो है पौधों के लिए उतना जो है अनिवार्य नहीं है। लगभग जो है 16 तत्व ऐसे हैं जो अनिवार्य होते हैं, जिसमें से 9 तत्व ऐसे हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। वहीं अगर बात करें 7 ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए। तो ज़्यादा मात्रा में मैक्रो और जो कम मात्रा में माइक्रो, तो ये चीज़ है। इसमें अगर बात करें ज़्यादा मात्रा में कौन कौन चाहिए, तो इसमें भी क्या होता है, कुछ प्राथमिक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब प्राथमिक तत्व हैं। इसके अलावा द्वितीयक तत्व भी होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये सब जो तत्व हैं ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इनके अलावा जो कम मात्रा में चाहिए जैसे आयरन हो गया, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, निकल, क्लोरीन, तो ये सब कम मात्रा में चाहिए। इसमें सोडियम उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक हैं, पॉलीमर, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन होता है, तो क्लोरोप्रीन नहीं होता है बल्कि ये जो है आइसोप्रीन होता है।
तो ये आइसोप्रीन होता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है, ये भी ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट बस इसमें गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। रबड़ की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय पेड़ होते हैं, इनमें जो है एक पेड़ है जिसको बोलते हैं हेविया ब्रासिलियंसिस। तो ये जो हेविया ब्रासिलियंसिस होता है, इसी का जो लैटेक्स होता है ना, दूध की तरह होता है, इसी से रबड़ बनता है। तो रबड़ ट्री कौन होता है? तो रबड़ ट्री होता है हेविया ब्रासिलियंसिस, ये रबड़ ट्री होता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या समान है? तो लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, अच्छा यहाँ पे लोकसभा की पूछा, तो लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान में 25 सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में भी 25 हैं, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 25, असम का 14 हो गया। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी 14 हैं, असम में भी 14 हैं, असम 14, पंजाब में है 13, पंजाब 13, राजस्थान में जो है 25। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे बोला क्या है कि किन राज्यों में लोकसभा के सदस्यों की संख्या समान है? तो पहला तो दिख ही रहा समान है। उसके अलावा झारखंड और असम 14-14 है, इसमें 25-25 है। आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में नहीं होगा, असम 14 है, तो बाकी सब तो इसमें पहला और तीसरा चाहिए बस। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की सीट कितने हैं? 40, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80। Which of the following is correct form of passive or active voice? Some boys were helping the wounded man. The wounded man were being helped by some boys. तो पास्ट में, तो पास्ट में ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक है इसका। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है लाया गया था? तो ये कानून लाया गया था 1974 में। भारत सरकार जो जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो कानून लाया गया, ये 1974 में लाया गया था। इसके अलावा वायु को बचाने के लिए जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लाया गया था, कब? 1981 में। इसी तरीके से जो है पर्यावरण को बचाने के लिए कानून लाया गया 1986 में। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल का जो गठन किया गया था वो कब हुआ? तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। तो ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसके तहत जो है ये क्षेत्रीय परिषदों का जो है गठन किया गया। तो ये चीज़ है। और 5 क्षेत्रीय परिषद होते हैं, जिसमें ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और साथ ही साथ सेंटर, मध्य। तो ये जो है 5 होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल क्षेत्रीय परिषद जो गठन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री बोल रहे हैं, जो गृह मंत्री होते हैं, वो जो है इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। तो मतलब क्या सभी तीनों स्टेटमेंट सही हैं? तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ही नहीं है जो गलत है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, ये चीज़ है। अगर बात करते हैं जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, जोनल काउंसिल है, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। वहीं अगर बात करें पूर्वी, तो पूर्वी का है कोलकाता। वहीं अगर बात किया जाए पश्चिमी, तो पश्चिमी का मुंबई है, और दक्षिणी का चेन्नई है। मध्यवर्ती सेंट्रल, उसका जो है प्रयागराज है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पे मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है थर्मामीटर में, बल्कि जो है अल्कोहल का इस्तेमाल किया। क्यों? तो अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक है। अल्कोहल का हिमांक निरंतर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी फ्रीज होता है -39 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं अगर बात करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, हिमांक निरंतर है, इसीलिए इसको चुनते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है किया जाता है। 12वीं सूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय
स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये जो 74वां संविधान संशोधन कानून आया कब? 1992 में। 74वां संविधान संशोधन कानून 1992 में आया। इसके तहत जो है नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में। इसके लिए 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इनको जो है 18 जो है विषय जो है दिए गए हैं। तो 18 विषय जो इनको प्रदान किए गए हैं ताकि जो है ये स्थानीय स्वशासन जो है बनाए रखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से नवाजा गया है? तो ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है ये नवाजा है रूस ने। रशिया ने जो है इनको ये सम्मान जो है दिया है। माउंट किलिमंजारो पर भारत राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का जो है सबसे ऊंचा पहाड़ है, इस पे जो है तेगवीर सिंह जो 5 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने इस पे जो है फतह हासिल की। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो आर्थिक सर्वे 2023-24 की बात करें तो ये हुआ है लगभग जो है 8.2%। वहीं अगर बात किया जाए 2024-25 तो 2024-25 में जो वास्तविक जीडीपी में जो वृद्धि दर हुई है वो है 6.4%। और अब अनुमान लगाया गया है 2025-26 में जो वृद्धि दर रहेगा वो 6.3% से लेके जो है 6.8% के बीच का रहेगा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में जो है शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो चराई देव मोइदम है ये अहोम राजा से जुड़ा हुआ है और ये जो कहाँ है तो ये जो है आसाम में है। अगर बात करें तो वर्तमान में इसको मिलाकर जो है भारत के पास 43 विश्व धरोहर संपत्तियाँ हो गई हैं। तो भारत में 43 विश्व धरोहर संपत्तियाँ हुई हैं। अच्छा, ये जो सम्मेलन हुआ 46वां जो सत्र बैठक हुआ है ये कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ 21 जुलाई से लेकर जो है 31 जुलाई तक। कहाँ पर ये बैठक हुआ? तो ये बैठक हुआ नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो है ये बैठक हुआ और इसमें तय किया गया कि जो मोइदम है, जो अहोम राजवंश के टिले वाली जो दफन प्रणाली है, इसको जो है विश्व धरोहर संपत्ति में जोड़ा जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 किस विषय से संबंधित है जिसे हाल ही में संशोधित किया गया है? तो वक्फ अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले जो वक्फ अधिनियम आया था वो था 1954 में, जिसके तहत जो वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया। हालांकि समय समय पर इसमें बदलाव हुआ है और इसी बदलाव में जो है एक अधिनियम आया 1995 जिसमें एक धारा थी 40 जिसके तहत वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार था कि वो जो है जो भी ज़मीन है, जो भी संपत्ति उसके पास है उसको वक्फ की संपत्ति जो है घोषित कर सकता है। तो इसी में जो है बदलाव किया गया है। अब बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास कागजात वगैरह नहीं है तो फिर आप उसे सीधे सीधे क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो चंपारण कृषि कानून की बात करें तो ये पास हुआ है कब? 4 मार्च 1918 को। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1917 में ही। तो नवंबर 1917 में ही जो है इस कानून को पेश किया गया था। हालांकि पारित जो हुआ ये 4 मार्च को हुआ। अच्छा, ये कानून क्यों लाया गया? तो 1917 में जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो यहाँ पे उस समय चल रहा था 3 काठिया सिस्टम। ये 3 काठिया सिस्टम के अनुसार क्या था कि जो अंग्रेज़ थे वो किसानों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, जिसके तहत 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे कम से कम इनको नील उगाना है। किसान नहीं चाह रहा था नील उगाने के लिए और इसीलिए जो है किसानों और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद था, जिसके लिए गांधी जी यहाँ आए और यहाँ पर जो है सत्याग्रह किया गया और उसके बाद से जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम था ये ख़त्म कर दिया गया। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए जो है चंपारण में कृषि की स्थिति ऐसी हुई कि जहाँ पे जून 1917 में जो ना एक जांच कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था F.G. स्लाई। ये जो है चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष बने और इन्होंने पूरा जांच पड़ताल किया और इसके बाद जो है नवंबर में लाया गया कि अब कानून पास होना चाहिए। तो नवंबर 1917 में कानून आया और फाइनली पास हो गया 4 मार्च 1918 को। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? अमृत धरोहर योजना की बात करें तो इसका संबंध है आर्द्र भूमि से, जो वेटलैंड्स होते हैं, रामसर साइट्स, तो इससे संबंधित है।
तो ये चीज़ क्या है इसमें मेनली जो है ना, जो रामसर साइट्स हैं उस पे उसका निर्माण और साथ ही साथ जो है उसके जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को कि उसका सुरक्षित रखना, बचाव करना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये अमृत धरोहर योजना जो है शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है उसने इस चीज़ की जो है शुरुआत की है। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान के काबुल में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के काबुल में जो प्रथम सरकार का गठन किया गया था और इस सरकार को जो है जर्मनी, रशिया ने मान्यता भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? नील विद्रोह, ये ठीक है, 1800 जो है 59-60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह भी ठीक है, 1856। पावना विद्रोह की बात करें तो ये गलत है, ये कब हुआ? 1873 से लेके जो है 1876 तक जो है ये पावना विद्रोह चला है। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद की बात करें तो इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, उसके अलावा जो है अमेरिका, ये सब जो है स्थायी सदस्य हैं और इनके पास वीटो का पावर है, न कहने की क्षमता। वहीं 10 देश जो हैं हर 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अभी जो है अफ्रीका से 2 देश चुना गया है, एक है सोमालिया, इसके अलावा जो है अल्जीरिया, और इनका जो कार्यकाल का समय रहेगा कब से कब तक? 1 जनवरी 2025 से लेकर जो है 31 दिसंबर 2026 तक जो है इनका कार्यकाल चलता रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। इसके अलावा और किस किस को चुना गया है? तो इसके अलावा जो है डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, इसको भी चुना गया है। नकद कोष अनुपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? नकद कोष अनुपात क्या होता है? जैसे कि बैंक में जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, अगर मान लो बैंक सारा पैसा खर्च कर देगा तो अगर अगले दिन जिन्होंने जमा किया है पैसा वो आएंगे मांगने, तो बैंक कहाँ से देगा? तो इसके लिए जो केंद्र बैंक होता है, जो RBI है, वो क्या कहता है कि बैंकों के पास जितना भी जमा पूंजी है उसका कुछ प्रतिशत उनको अपने पास कैश के रूप में रखना होगा। इसी को बोलते हैं नकद का कोष अनुपात। तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बात सही है। रिजर्व बैंक जो इसका निर्धारण करता है, प्रत्येक बैंक के लिए बाध्यकारी है, हर एक बैंक को रखना पड़ेगा। ये नगद राशि के रूप में RBI के पास रखा है, तो RBI के पास नहीं बल्कि बैंक स्वयं रखता है, तो ये गलत है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है। अरिपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अरिपन लोक कला की बात करें तो ये बिहार का जो है चित्रकला है। मिथिला में जितने भी त्यौहार या उत्सव होते हैं ना, उन सब में आंगन में, दीवारों पर ये चित्रकारी जो है की जाती है। इसको अरिपन या फिर अल्पना भी जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? चोल वंश का जो राजधानी है वो तंजौर था, तंजावुर, ठीक है। राष्ट्रकूट मान्यखेत, पाल वंश जो है मुंगेर। पल्लव वंश की बात करें बतापी, तो पल्लव वंश जो बतापी नहीं था, कांचीपुरम था। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने किया था। इसके अलावा जो चोल वंश की स्थापना किसने की है? चोल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में जो है विजयल्या ने किया था। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था और पाल वंश की स्थापना जो है ये गोपाल ने किया था और इसकी जो राजधानी मुंगेर, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला जो है रही है। सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो सबसे स्वीकृत मॉडल है निहारिका परिकल्पना या फिर नेबुला हाइपोथेसिस, जिसके अनुसार क्या है कि पहले पूरा जो है गैसेस का गोला हुआ करता था। ये जो गोला है ये आपस में कंडेंस होते चला गया, पास में सिकुड़ते चला गया और इतना ज़्यादा पास आ गया कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा समाहित हो गई, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया और इसी की वजह से जो है ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के चलते जो सूरज और बाकी जो प्लैनेट हैं उन सब का निर्माण हुआ है। तो ये नेबुला हाइपोथेसिस। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संबंध हुआ है? तो नोमैडिक एलिफेंट जो ये एक्सरसाइज है ये भारत और साथ ही साथ जो है मंगोलिया के बीच में जो है संपन्न हुआ है।
भारत में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, ये किस जिला में है? तो जो 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं ये हैं जमुई में, और ये कौन कौन से हैं? तो एक है नागी और नकटी। तो ये जो 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं जो कि जमुई में हैं। इसके अलावा बात करें तो कांवरतल झील जो है इसको भी जो है रामसर स्थल जो है बनाया गया था। ये कांवर झील जो है कहाँ है? बेगूसराय में है। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? यूएन ने 2025 को जो है ग्लेशियर के संरक्षण के रूप में, उसके अलावा शांति और विश्वास के रूप में, क्वांटम विज्ञान के रूप में, और साथ ही साथ जो है प्रौद्योगिकी और सहकारिता कोऑपरेटिव के रूप में जो है इसको मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वांटम विज्ञान हो गया। क्वांटम के अलावा ग्लेशियर के संरक्षण, शांति और विकास, क्वांटम विज्ञान और साथ ही साथ सहकारिता और प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सॉइल होता है वो पोटैश, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की बहुतलता होती है। तो नहीं, इसमें जो है पोटैश तो ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस में उतनी मात्रा नहीं होती है, कमी होती है बल्कि। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन पाया जाता है, ये ठीक है, और इसे आयरन ऑक्साइड के चलते लाल मिट्टी लाल कलर का नजर आता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुतलता होती है, ये ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो दूसरा और तीसरा इसमें सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और साथ ही ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो ये जो है इसका थीम था। अच्छा, पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो चीन में एक जो है कूटनीति है जिसको बोलते हैं पांडा कूटनीति। क्या करता है वो? अपने जो भी फ्रेंडली देश हैं उनको वो पांडा गिफ्ट करता है। इसी से प्रभावित होकर जो है मलेशिया ने भी जो है ये ओरंगुटान कूटनीति अपनाया है। ओरंगुटान कूटनीति में क्या होता है? ओरंगुटान एक बंदर की तरह ही प्रजाति होता है। तो मलेशिया जो है अब अपने दोस्ती जो नेशन हैं, जो दोस्त वाले जो देश हैं, उनको, जो मित्र देशों को जो है वो ओरंगुटान जो है बांट रहा है गिफ्ट के रूप में। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में स्थापित हुआ। ठीक है, इसमें जो है आपको मिलाना है विभाग और मंत्री। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो शिक्षा मंत्री बनाया गया था मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद को। खाद्य और कृषि की बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा जो है अगर वित्त मंत्रालय की बात किया जाए तो वित्त मंत्रालय था डॉक्टर जॉन मथाई। रेलवे और परिवहन की बात करें तो ये हो गया आर.के. षणमुखम। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद SSS, रेलवे और परिवहन षणमुखम, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, और वित्त मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 में सही हो जाएगा। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है और ये फ्लोराइड जो है बैक्टीरिया को मारता है। और मेनली क्या होता है ना कि जो भी हम लोग मीठा वगैरह खाते हैं तो इससे बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और उसके बढ़ने के चलते जो वो एसिड प्रोड्यूस करता है और इसी एसिड के चलते दांत खराब होने लगता है। तो टूथपेस्ट जो है इस एसिड को ख़त्म करता है ताकि जो है हमारा दांत बचा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो अतिरिक्त अम्लता होती है इसको बेअसर करने का कार्य ये जो है करता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वैश्विक आर्थिक मंच जो है ये रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक है वो है 129। हालांकि 2023 में बात करें, 2023 में ये रैंक था 127वां। तो इस बार जो और पीछे चले गए हम लोग। दो व्यक्ति दो स्थानों A तथा B से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो दो स्थान है, एक है ए है B। इधर से एक व्यक्ति चला, इधर से एक व्यक्ति चला। एक की स्पीड दे दी गई है 11/3 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 13/3 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये चीज़ है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 36 किलोमीटर पर 36 किलोमीटर। अब बता कितना समय बाद वो मिलेंगे? तो यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं रिलेटिव स्पीड, आपेक्षित गति।
अपेक्षित गति निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर दोनों जो लोग हैं वो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो अपेक्षित गति हम माइनस कर देंगे, दोनों का जो स्पीड है उसको माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों जो इंसान है वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की अपेक्षित गति निकालने के लिए हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो इसमें हम अपेक्षित गति क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, तो अपेक्षित गति हो जाएगा 13 और 11 24, 24/3 8। तो मतलब इनका जो गति है वो कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 36। तो पता है समय कैसे निकालते हैं, तो समय हो जाता है दूरी बट्टे स्पीड गति। तो दूरी है 36 और गति है 8, काट लेंगे, 4 से काटा 4 9 4 दूनी 9/2 घंटा जो है यहाँ पे समय लग जाएगा। राम 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करता है तथा 3 महीने बाद श्याम 50,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 23,500 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि राम का हिस्सा कितना है। राम का हिस्सा श्याम से कितना ज़्यादा है। राम अगर 80,000 कमा रहा है और श्याम अगर 50,000 देता है तो दोनों का पहले हम रेशियो देख लेते हैं। तो ये हो गया 8-5, मतलब राम अगर 8 रुपये दे रहा है तो 5। अब ये 8 रुपये कितने दिनों के लिए दिया है इसने दिया है 12 महीनों के लिए। तो 12 8 96 रुपये जमा कर दिया। ये 5 रुपये इसने कितने दिनों के लिए दिया है, तो ये 5 रुपये इसने 3 महीने बाद दिया, मतलब साल में 12 महीना, 3 महीना कट गया तो कितना 9। तो ये 9 महीनों के लिए दे रहा है। तो 9 5 45, ठीक है। 3 से काट लें तो 3 त्याई 3 दूनी, 3 से काट ले 15। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 32 रुपया राम जमा कर रहा है तो 15 रुपया जो है श्याम जमा किया है साल भर में। तो कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 32 और 15 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे जो है 17 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। ये 17 का अंतर, टोटल कितना जमा हुआ है, टोटल जमा हो गया 32 15 कितना हो गया, ये हो गया 47 इंटू लाभ कितना हुआ है 23,500। तो जो अंतर है वो इसी से निकल जाएगा। तो 47 25, तो ये हो गया 500, 17 5 85। तो 8500 रुपये जो है हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर। अगर आपको निकालना होता राम का तो 32 से वो कर देते 32/47 इंटू 500। अगर श्याम का निकालना होता तो 15/47 इंटू 500। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 वार्षिक की हानि होती है। तो यहाँ पे इस साधारण ब्याज दर वाला जो फॉर्मूला वो लगा देंगे। मान लो कि जो पूंजी है वो P है, इस पे दर कितना मिल रहा है 11.5 और समय है 1 साल का बट्टे 100 माइनस P 10 1 साल का 100। दोनों के बीच में कितना का अंतर दिया हुआ है, 55 रुपये का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ से P 100 और कॉमन ले लो, P/100 कॉमन ले लो, क्या बचा 11.5 माइनस 10 इज इक्वल टू 55.5। तो यहाँ से अगर P निकालें तो क्या हो जाएगा 55.5 इंटू 100 बटे ये 11.5 में से 10 गया तो 1.5 बचेगा, 1.5 डेसिमल ख़त्म। 15 तिहाई 45 और ये हो गया 15 तिहाई 45, 10 बचा, 15 सते 105। तो ये हो जाएगा 3700। तो 3700 जो है पूंजी थी। यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो मान लो अगर पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या x+2 हो जाएगा, तीसरा संख्या x+4 है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर पहला 3 है तो हमको विषम ऑड नंबर चाहिए। तो 3 में कितना जोड़े कि 5 आया तो 2 जोड़ेंगे, 5 के बाद 2 जोड़ेंगे 7, 7 के बाद तो इस तरीके से। तो शुरुआती x में 2, फिर 4, फिर इसमें जोड़ देते हैं 6, फिर इसमें जोड़ देंगे हम लोग जो है 7 ना 8 ना, फिर इसमें जोड़ देंगे कितना 8 के बाद 10, क्या को संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या हो गया। अब क्योंकि औसत निकालना तो सारे संख्याओं को हम जोड़ेंगे और बट्टे कर देंगे, कितने से बट्टे हो जाएगा 6, 6 संख्या है 6 से बट्टे कर देंगे। ये औसत दिया कितना है, औसत दिया है 48। तो यहाँ पे टोटल अब जोड़ लो x का क्या गो है, तो x है यहाँ पे 6 गो x है, 2 4 6 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 इज इक्वल टू 48 इंटू 6। तो 6x हो जाएगा कितना 48 छक 8 छक 48, हाथ में 4, 6 छक 24 4 28। तो 6x हो गया यहाँ पर जो है 288 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 288 258।
तो x कितना आ गया, तो x आ गया 258/6, 6 चौका 24, 6 तिरका 18, मतलब क्या हुआ, मतलब x की वैल्यू है 43। और अगर सबसे बड़ी संख्या कितना है 43 + 10 53, तो दोनों के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर है 10। सबसे छोटा संख्या 43, सबसे बड़ा संख्या 53, दोनों के बीच का अंतर हो गया 10। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में भरता है, तो 12 घंटे में पूरे नल को भर देगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 घंटे में भरेगा 1/12। तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में, तो अगर पूरा नल पूरे टंकी को 8 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/8, तो ये तो 1 घंटे में भरा। उसे 2.5 घंटे तक खुला रखें तो कितना टंकी भरा, तो 2.5 घंटे तक, 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो 5/2 घंटे में कितना भरेगा, सॉल्व कर लो। तो 5/2 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना है 24, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 5/2 इंटू 5/24, 25/48। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 1050, 1250 तथा 1650 से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 बचता है। तो पहले क्या करेंगे, जैसे 1050 है तो इसमें से घटा लेते हैं 43, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 1007। इसी तरीके से 1250 है, इसमें से घटा लेते हैं 31, तो कितना 50 में से 31 गया तो 19, तो ये बच जाएगा 1219। इसी तरीके से जो है 1650 में से अगर 7 घटा ले तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1643। तो ये संख्याएं आ गई। अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे इसका HCF। तो HCF निकालेंगे तो पहले क्या करते हैं, 1219 है, इसको भाग दे देते हैं कितने से, 1007 से, तो 1 से जाएगा तो 1007, बच कितना गया, 7 में से 9 में से तो 7 गया 2, 1 212, यहाँ पे आ गया 1007। अब 212, 2 चौका 8, 2 पचे 2, 4 से जाएगा, तो 4 से 4 है तो 12 चौका 48, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो गया 17, तो ये हो जाएगा 9 5 1, इसको भाग दे देंगे 212 से, तो 159 1 में ही जाएगा, तो 159, बचा कितना 9 3 12 53, फिर 159, तो 3 से 159 कट गया। तो इसका HCF कितना हो जा रहा है 53, HCF 53 हो गया। क्या ये इसको काट देगा, 1643 को अगर 53 काट देता है तो HCF हो जाएगा, तो 53 3 जा 15 और यहाँ पे हो गया 9, तो ये हो जाएगा 31। तो ठीक है, ये इसको जो मेनली काट दे रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे HCF कितना हो गया, HCF हो गया 53, तो सही जवाब हो जाएगा 53। तो ये है हमारा आज का जो है 100 क्वेश्चंस का सेट। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।